दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आवाज की ताकत खामोशी से तौली जाती है, जहां सबसे बड़ा जवाब एक शांत मुस्कान में छिपा होता है और जहां एक अकेला कदम पूरी दुनिया की चौसर पर बिछी बाजी को पलट कर रख देता है। यह कहानी उसी दुनिया की है और उस दुनिया का नया नायक है हमारा भारत। कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब चुप रह जाना कायरता मान लिया जाता है, जब मौन को कमजोरी का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। लेकिन इस बार इस बिल्कुल नए दौर में भारत ने यह तय कर लिया था कि अब जवाब दिया जाएगा, पर शब्दों से नहीं, शोर से नहीं, बल्कि एक ऐसे कदम से जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे। अब तक दुनिया का दस्तूर कुछ और था। एक अलिखित नियम था कि अगर दुनिया में कोई बड़ी हलचल होगी, कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो उसका पहला अध्याय वॉशिंगटन की कलम से ही लिखा जाएगा। अमेरिका ही दुनिया का वो महानायक था जो तय करता था कि कहानी किस दिशा में जाएगी। पर इस बार पासा पलट चुका था, कहानी का रुख बदल चुका था और इस नई कहानी का पहला पन्ना भारत ने खोला, वह भी बिना किसी को आहट दिए। हुआ कुछ यूं कि 7 समंदर पार से एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ एक बयान नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक अहंकार का प्रतिबिंब थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनकी पहचान ही अपने बेबाक और अक्सर चौंकाने वाले अंदाज के लिए थी, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो न सिर्फ भारत की प्रतिभा पर एक गहरा सवाल थी, बल्कि हमारे करोड़ों देशवासियों के स्वाभिमान पर एक सीधी चोट थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच से यह ऐलान कर दिया कि अब समय आ गया है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, वे कंपनियां जिनकी बुनियाद में भारतीय मेधा का पसीना लगा है, वे अब भारतीयों को नौकरी देना बंद कर दें। सोचकर देखिए, यह केवल कुछ शब्द नहीं थे, यह एक विचारधारा थी जो कह रही थी कि भारत की बढ़ती ताकत उन्हें चुभ रही है। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वो अब तक एक विनम्र शिष्य समझते आए थे, वह अब बदल चुका है। वह भारत अब अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना सीख चुका था। उस बयान की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों से एक ऐसा फैसला निकला, एक ऐसा फरमान जारी हुआ जिसने न सिर्फ उस बयान का जवाब दिया, बल्कि अमेरिका को उसकी अपनी ही भाषा में सोचने पर मजबूर कर दिया। वॉशिंगटन की सड़कों पर जहां दुनिया की नीतियां तय होती हैं, वहां तक एक सिहरन दौड़ गई। भारत ने एक ऐसा दांव चला था, एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा था जिसका नाम था डिजिटल कर। यह एक ऐसा बाण था जो सीधा उन कंपनियों के सीने पर जाकर लगा जो अमेरिका की तकनीकी शक्ति का प्रतीक मानी जाती थीं, जो उसकी विश्व विजय का ध्वज लेकर चलती थीं। अब अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिकार यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही भारत है जिसे वो कल तक जानते थे, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर आया है जो उनके हर दांव को पहले से ही जानता है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी हैरान रह गई? क्यों दुनिया का हर बड़ा अखबार, हर बड़ा चैनल भारत की इस नई नीति की परतें खोलने में लग गया? आइए इस पूरी कहानी के हर धागे को एक एक करके सुलझाते हैं, इस रहस्य की हर परत को उठाते हैं। और हाँ, अगर आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो बस एक लम्हा निकालकर हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दीजिए, इस प्रस्तुति को अपना प्यार दीजिए और नीचे टिप्पणी में लिखिए, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें उस एहसास में छिपी हैं जो अमेरिका को धीरे धीरे होने लगा था। यह एहसास कि उसका एक छत्र राज अब चुनौती में है, उसका वर्चस्व अब खतरे में है, और उसे सबसे तीखी चुभन अगर किसी से हो रही थी तो वह था उभरता हुआ, बदलता हुआ भारत। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जिसने हमेशा दुनिया को व्यापार और मुनाफे का पाठ पढ़ाया, जिसने अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर पूरी दुनिया की व्यापारिक नीतियों को चुनौती दी। लेकिन अब वही ट्रंप, वही व्यापारी नेता खुले मंच से यह कहने पर उतर आए थे कि भारत सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि वह अमेरिकी लोगों के हिस्से की नौकरियां भी छीन रहा है। उनका इशारा बिल्कुल साफ और सीधा था, उन बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों की तरफ था जिनके नाम आज हर बच्चे की जुबान पर हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के दफ्तरों में अब भारतीय प्रतिभा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, यह कितनी बड़ी विडंबना थी। जिन भारतीय इंजीनियरों, जिन भारतीय वैज्ञानिकों और जिन भारतीय प्रबंधकों ने अपनी रातें दिन में बदलकर सिलिकॉन वैली को वो सिलिकॉन वैली बनाया जिस पर आज अमेरिका गर्व करता है, जिनकी मेधा और मेहनत के दम पर अमेरिका ने प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपना परचम लहराया, आज उन्हीं की काबिलियत पर, उन्हीं की निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा था। और यह वही अमेरिका था जो पूरी दुनिया में समानता, विविधता और अवसरों की बड़ी बड़ी बातें करता था, जो कहता था कि प्रतिभा किसी देश की सीमाओं की मोहताज नहीं होती। लेकिन जब बात भारत की आई, जब हमारे देश के स्वाभिमान की आई, तो उसका असली चेहरा, उसका दोहरा मापदंड दुनिया के सामने आ गया।
पर इस बार भारत ने वही नहीं किया जो दुनिया उससे उम्मीद कर रही थी। इस बार न कोई जवाबी बयान आया, न कोई प्रेस वार्ता हुई, न ही किसी मंत्री ने गुस्से में कोई भाषण दिया। इस बार जवाब था खामोश, लेकिन इतना गहरा कि उसकी चोट बहुत दूर तक महसूस की गई। सरकार ने बिना किसी शोर शराबे के सीधे उन्हीं अमेरिकी कंपनियों को, उन्हीं तकनीकी दिग्गजों को डिजिटल करके शिकंजे में कस दिया और यह बता दिया कि अब यह खेल एक तरफा नहीं चलेगा। गूगल, अमेज़न, एप्पल, जिन पर अमेरिका को अपनी आर्थिक शक्ति का गुमान था, अब उन्हें भारत में कमाए गए अपने हर डॉलर, अपने हर रुपये का हिसाब देना पड़ रहा था। और यह सिर्फ एक कर नहीं था, यह एक संदेश था, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम था जो सीधा अमेरिका की नीति बनाने वाली संस्थाओं की जड़ों तक को हिला गया। अब पहली बार वॉशिंगटन के उन गलियारों में जहां हमेशा दूसरों के लिए नीतियां बनती थीं, यह सवाल गूंज रहा था, क्या भारत अब वही चालें चलने लगा है? क्या भारत अब वही खेल खेलने लगा है जो पहले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की पहचान हुआ करती थी? शायद ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी बातों का असर ऐसा होगा। उन्हें लगा होगा कि हमेशा की तरह भारत विरोध करेगा, दुख जताएगा और फिर शांत हो जाएगा। इसलिए इस बार हमला सिर्फ जुबानी नहीं था, यह सीधा भारत के युवाओं की रोजी रोटी पर, उनके सपनों पर चोट थी। उन्होंने इशारों इशारों में नहीं, बल्कि लगभग साफ शब्दों में कह दिया था, इन भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाओ। हमारी कंपनियों के चमकदार दफ्तरों में अब विदेशी नहीं, सिर्फ हमारे अपने लोग दिखने चाहिए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, क्योंकि ऐसी बातें तो वो पहले भी करते आए थे। असली सवाल तो यह है कि भारत ने उस अपमान का, उस चुनौती का जवाब कैसे दिया। और यही वह कहानी है जिसके पन्ने हम अब आपके सामने एक एक करके खोलने जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं उस असली रणभूमि पर, उस असली मोर्चे पर, जहां बातें शब्दों से नहीं बल्कि दौलत से होती हैं, जहां लड़ाई बयानों से नहीं बल्कि खरबों के व्यापार से लड़ी जाती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, पैसे का खेल, और वह भी इतना बड़ा, इतना विशाल कि उसके आंकड़े सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शायद आपको इस बात का पूरा अंदाजा न हो, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे चमचमाती तकनीकी कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा हर साल, हर एक साल भारत की धरती से हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ का मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाती हैं। और यह कोई छोटा मोटा मुनाफा नहीं है। अगर हम अकेले उस कंपनी की बात करें जिसके बिना आज शायद हम इंटरनेट की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी गूगल, तो वह भारत से हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई करता है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान अमेज़न का आंकड़ा तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला है। वह 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व हर साल भारत के बाजार से खींचकर ले जाता है। सबसे महंगे और प्रतिष्ठित फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की भी इस मुनाफे की गंगा में 1,000 करोड़ से ऊपर की हिस्सेदारी है। और मेटा, यानी आपका हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम, यह दोनों मिलकर करीब 15,000 करोड़ का सालाना कारोबार सिर्फ और सिर्फ भारत में करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी हैरानी की, इतनी चौंकने वाली क्या बात है? ये बड़ी कंपनियां हैं, व्यापार करती हैं तो मुनाफा भी कमाएंगी ही, यह तो पूरी दुनिया में होता है। लेकिन कहानी में असली मोड़, असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है मेरे दोस्त। इतनी विशाल, इतनी अकल्पनीय कमाई करने के बावजूद इन बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का तर्क था, उनका बहाना था कि हम भारत में कर क्यों चुकाएं, हम टैक्स क्यों भरें, क्योंकि उनके मुताबिक हमारा तो भारत में कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, कोई बड़ा दफ्तर नहीं है जिससे हमारी कमाई को भारत से जोड़ा जा सके, तो फिर भला टैक्स किस बात का। और यह एक ऐसा बहाना था, एक ऐसी ढाल थी जिसका इस्तेमाल ये कंपनियां सालों से, दशकों से करती आ रही थीं। वे हमारी धरती से, हमारे लोगों से, हमारे बाजार से करोड़ों और अरबों कमाते रहे, लेकिन जब भारत को उसके हिस्से का राजस्व देने की बात आई तो वे हमेशा नियमों और कानूनों की आड़ लेकर बचते रहे। मगर फिर भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। साल 2020 में एक बहुत ही ठोस, एक बहुत ही सोचा समझा और एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया गया। इस कदम का नाम था डिजिटल सेवा कर और समकारी लेवी। भारत सरकार ने दुनिया को और खासकर अमेरिका को बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप हमारे देश के नागरिकों से, हमारे देश के उपयोगकर्ताओं से कमाई कर रहे हो तो आपको कर भी इसी देश को देना होगा, चाहे आपका दफ्तर काठमांडू में हो या कैलिफोर्निया में। और बस यहीं से, इसी एक फैसले से अमेरिका की इन दिग्गज कंपनियों की, इन तकनीकी असुरों की असली परीक्षा शुरू हो गई। यह कोई गुस्से में या किसी बयान की प्रतिक्रिया में लिया गया फैसला नहीं था। यह एक परिपक्व, एक समझदार राष्ट्र का जवाब था जो दुनिया को यह बता रहा था कि अब भारत भी दुनिया के आर्थिक शक्ति के इस खेल में, इस शतरंज की बिसात पर एक बहुत मजबूत और होशियार खिलाड़ी बनकर उभर चुका है।
अब बात किसी लाग लपेट के बिना बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी थी। भारत ने पूरी दुनिया को और उन सभी देशों को जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे, यह संदेश दे दिया था कि अगर आप यहां से कमाते हो तो आपको यहीं पर उसका हिस्सा भी चुकाना होगा। नई नीति आई और उसके नियम इतने सीधे और दो टूक थे कि किसी के पास कोई बहाना ही नहीं बचा। जो भी विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल विज्ञापन बेचती है, यानी हमारे लोगों को विज्ञापन दिखाकर पैसा कमाती है, उस पर 6% का कर लगाया गया। और जो कंपनियां भारत के लोगों को ऑनलाइन सामान या कोई सेवा बेचती हैं, उन पर 2% का कर लगाया गया। अब कोई भी कंपनी यह बहाना नहीं बना सकती थी कि हम तो 7 समंदर पार बैठे हैं, हमारा दफ्तर तो अमेरिका में है, तो भारत के कानून हम पर कैसे लागू हो सकते हैं। भारत ने साफ कह दिया था, कमाई जहां से हो रही है, कमाई का स्रोत जहां है, कर भी वहीं देना होगा। लेकिन इस फैसले की कड़वाहट, इसकी चुभन 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंची और खासकर तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात एक सीधे अपमान की तरह लगी। उन्हें यह अपनी सत्ता को दी गई एक चुनौती लगी। उन्होंने फिर वही अपना पुराना आजमाया हुआ पत्ता खेला। उन्होंने भारत को डराने की कोशिश की, टैरिफ का यानी आयात शुल्क का डर दिखाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने यह कर वापस नहीं लिया तो अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर भारी भरकम शुल्क लगा देगा। लेकिन इस बार का भारत अलग था। इस बार भारत न तो झुका, न घबराया और न ही किसी दबाव में आया। उसने बस शांति से एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, टैरिफ पर बात करने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन जहां तक इस कर की बात है उसे तो आप रहने ही दीजिए, वह तो अब लग चुका है। और जब दोबारा अमेरिका की तरफ से बयानबाजी और दबाव बनाने की कोशिशें तेज हुईं, तो भारत ने एक और कड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया। डिजिटल कर को लेकर अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी, भारत ने उसे वहीं पर रोक दिया। यहां से भारत का रुख पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त हो गया। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट संकेत दे दिया गया कि अगर दबाव बनाने की यह रणनीति जारी रही तो हम इस कर की दरों को और भी बढ़ा सकते हैं। जो कर अभी 2% है उसे हम 4% भी बना सकते हैं, और जो 6% है उसे 8% करने में भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी कंपनियों को, जो पहले से ही इस कर की वजह से परेशान थीं, उन्हें सालाना हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ का अतिरिक्त नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज का भारत सिर्फ 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाला देश नहीं है। यह आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सबसे विशाल डिजिटल बाजार बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग यहां इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही सालों में यह संख्या 100 करोड़ को भी पार करने वाली है। यानी अब दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी तकनीकी दिग्गज भारत की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब जो भी कंपनी यहां से कमाई कर रही है, उसे भारत के नियमों को, भारत के कानूनों को समझना भी होगा और मानना भी होगा। अब स्थिति यह बन चुकी है कि मेटा और गूगल का सबसे बड़ा डिजिटल राजस्व यानी विज्ञापनों से होने वाली कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा भारत से ही आती है। अमेज़न की सबसे तेजी से बढ़ने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बाजार कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। और एप्पल ने भी, जो हमेशा चीन पर निर्भर रहता था, अब भारत में ही अपने सबसे महंगे आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अब भारत सिर्फ एक उपयोगकर्ता आधार नहीं रहा, सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली कंपनियों के लिए उनके व्यापार का, उनके भविष्य का केंद्र बिंदु बन चुका है। और जब कोई देश किसी के लिए इतना अहम, इतना जरूरी हो जाता है, तो फिर उसकी बात को, उसकी शर्तों को अनसुना नहीं किया जा सकता। और यहीं से, इसी बिंदु से कहानी ने एक निर्णायक करवट ली। जब ट्रंप ने खुलेआम दुनिया के सामने यह कहा कि भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों को हमारी कंपनियों से, हमारी नौकरियों से हटा देना चाहिए, तो भारत ने न तो उनसे कोई बहस की, न ही कोई गुस्सा दिखाया। उसने बस चुपचाप, शांति से अपने दफ्तर में एक फाइल खोली और अपनी नीति में एक छोटा सा बदलाव कर दिया। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, कोई प्रेस को दिया गया बयान नहीं, सिर्फ एक ठोस, नपातुला कदम, जिसने अपना असर सीधा अमेरिका की तिजोरी पर, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर डाला। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और अमेरिका की उस पुरानी आदत को समझते हैं जिसने उसे दुनिया का चौधरी बना रखा था। उसकी आदत रही है, खुद नियम बनाओ और पूरी दुनिया से कहो कि वो इसे माने। और अगर कोई देश उन नियमों को मानने से इनकार कर दे, तो फिर शुरू हो जाता है प्रतिबंधों का, पाबंदियों का और चौतरफा दबाव का खेल।